Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 505, which is external confirmations. The notes are mentioned in the description box below. You can find out there. And let's start with this essay. And first of all, I'm going to give you a brief idea about this essay. Then we are going to cover it up from the notes. And at the end, we are going to revise it. Okay. So this is not a very difficult essay, I would say. ईजी ऐसे है, बस थोड़ा सा माइंड मैप दिमाग में रखना है, जैसे जैसे चार्ट्स बने हैं उनको फॉलो करना है एंड आई एम श्योर आपको बिल्कुल अच्छे से ये ऐसे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी से जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको एक डायरेक्टली रिटन रिस्पॉन्स के थ्रू, मतलब डायरेक्टली आपको मिले सबसे पहली चीज़. दूसरा, रिटन फॉर्मेट में ही आपको मिले. ऐसा नहीं कि वो आपको फ़ोन करके बता रहे हैं हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड है. नो, यू वांट इट डायरेक्टली टू यू. सेकेंडली, यू वांट इट इन रिटन फॉर्म and the confirming party or the third party from whom you are requesting the information will give you that particular information, not from within the entity. जब within the entity लेते हैं उसको external confirmation नहीं बोलते. किसी third party से जब information लेते हैं that is known as the external confirmation. Okay, first thing, it will be a direct response, मतलब directly the auditor will get it. Secondly, it will be in written format, and thirdly it will be from the third party. Okay, इट कैन बी थ्रू दी पेपर फॉर्म, ईमेल के थ्रू हो सकता है या किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है. राइट. अब किस तरीके की एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लिए जा सकते हैं? दो टाइप्स की एक्सटर्नल कन्फर्मेशन होते हैं. पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव. पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव हमेशा हमेशा ही आएगा, चाहे फिर वो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से जो आपने मांगी हुई है वो उससे अग्री कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट. वो हमेशा ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इन बोथ द सिचुएशंस. लेकिन अगर मैं नेगेटिव रिक्वेस्ट की बात करूं, नेगेटिव कन्फर्मेशंस की बात करूं, तो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर तब सिर्फ और सिर्फ तब ही रिप्लाई आता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी जब वो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से डिसअग्री कर रहे होते हैं. अगर दे अग्री टू द बैलेंसेस विच आई हैव मेंशन्ड इन द रिक्वेस्ट, दे वोंट रिप्लाई टू मी. बट इफ देयर इज एनी डेविएशन देन ओनली दे विल रिप्लाई बैक. सो दैट इज़ वाई नेगेटिव कन्फर्मेशन के अंदर देयर इज़ नो श्योरिटी कि हमेशा रिस्पॉन्स आएगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिसअग्रीमेंट के केस में ही आता है. इस वजह से ये थोड़ा सा लेस परसुएसिव भी होता है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना उनको वो लेटर नहीं मिला, ईमेल नहीं पढ़ा, इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं आया और मैं क्या सोच रही हूँ कि वो अग्री कर रहे हैं तो सही है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो सकती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ लेस परसुएसिव. दैट इज़ वाई उसको यूज़ भी कम किया जाता है, लिमिटेड यूज़ होता है. कुछ कुछ केसेस में ही ऑडिटर गिव्स द नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू द एक्सटर्नल पार्टीज. हर केस में दे डोंट जनरली लाइक टू गो फॉर नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. पॉजिटिव में सिंस हमेशा ही रिप्लाई आता है तो देयर इज़ अ श्योरिटी. अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो ऑडिटर को ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है. लेकिन नेगेटिव के अंदर अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑडिटर सोचेगा सब सही है, which can be misleading at times. So that is why we say positive confirmation request is better than the negative confirmation request. Okay. अब कब कब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेनी होती है, कैसे पता चलेगा? तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने के लिए आपको आइडिया कैसे लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो विद इन द एंटिटी प्रोवाइडेड है बट यू वांट टू चेक इट कि वो सही है या नहीं, और वो इंटरनली प्रोसीजर्स अप्लाई करके नहीं पता लगाई जा सकती. एंड इट विल बी मच बेटर कि हम किसी उसी पार्टी से पूछ ले, पर्टिकुलर पार्टी से जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन हुई है. फॉर एग्जाम्पल कोई डेटर का बैलेंस है, क्रेडिटर का बैलेंस है, उनकी बुक्स में हमारे लिए क्या बैलेंस आ रहा है और हमारी बुक्स में उनके लिए क्या बैलेंस आ रहा है. अगर वो आपस में रिकनसाइल हो रहे हैं तो दैट इज़ वाई दैट मीन्स बोथ द बैलेंसेज आर करेक्ट. राइट. इस केस में हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं. दूसरा, बैंक बैलेंसेस. बैंक बैलेंस जितना बुक्स में दिखाया है कि इतना बैंक बैलेंस है, क्या उतना ही बैंक बैलेंस बैंक में भी एक्चुअल में हमारे पास है, उसके लिए हम कन्फर्मेशन ले सकते हैं. हमारे स्टॉक थर्ड पार्टीज़ के पास पड़ा है, हमने कुछ सामान खरीदा लेकिन अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन हमने बुक कर लिया कि इतना स्टॉक हमने परचेज़ कर लिया. इसके लिए मुझे कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी क्या सच में स्टॉक परचेज़ करा हुआ है, क्या सच में वो थर्ड पार्टी के पास अभी भी है या नहीं, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है. इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस ले सकती हूँ. अच्छा, अब मैंने अपने प्रॉपर्टी के पेपर कहीं गिर भी रखे हुए हैं,
ठीक है। तो वो पेपर जिसके पास गिरवी रखे हैं उससे कंफर्म कर सकते हैं कि सच्ची में है या नहीं, ऐसा तो नहीं है प्रॉपर्टी बेच दी है और झूठ बोल रहे हैं। मैं चेक कर सकती हूँ कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने खरीदी हैं बट अभी तक डिलीवर नहीं हुई हैं। कुछ लोन्स हो सकते हैं, मेरी बुक्स में लोन्स आ रही हों तो लोन्स के रिस्पेक्ट में हम कन्फर्मेशंस ले सकते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें डाउट हो रहा है तो हमने सोचा कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना बेटर रहेगा। तो वो सारे एरियाज आपको खुद ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपने ऑडिट किया होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ों को देखा होगा, आपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ली भी होंगी, राइट। अच्छा, अब ये समझ आ गया कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कब कब ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं। बात आती है कि नेगेटिव रिक्वेस्ट कब कब लेना सही है। क्या यूँ कहूँ तो ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ता है कि पॉजिटिव लेना है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट या नेगेटिव, बट प्रेफरेबल कौन सा है, पॉजिटिव। नेगेटिव भी ले सकते हो लेकिन तब ले सकते हो जब आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस बहुत कम ट्रांजैक्शंस हैं और आपको लगता नहीं, गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स लो लग रही है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर नेगेटिव रिक्वेस्ट। आपको लगता है कि डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम है, जब डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम है तो मतलब आपको एक्सपेक्टेड होगा कि रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, है ना। अगर आपको लगता है डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम है और आप नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो जब डिसएग्री करेगा उस केस में ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम है मतलब अग्रीमेंट हो रहा है तो दैट इज व्हाई आई विल डेफिनेटली गेट एन रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और बैलेंस। सो उस केस में भी आई कैन गो फॉर नेगेटिव रिक्वेस्ट सो दैट अगर नहीं आया रिस्पॉन्स तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ऐसा मुझे लग सकता है। अच्छा, लेकिन हाँ ये मत सोचना कि इस केस में हमेशा नेगेटिव लेना ही है। इस केस में आपको ये एडवाइजरी है कि हाँ आपको लग रहा है ऐसी सिचुएशन है तो आप सोच सकते हो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन होमोजेनस हैं, एक जैसी ट्रांजैक्शंस हैं और अमाउंट भी कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पर भी जा सकते हो क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उतना मटीरियली अफेक्ट नहीं करेगा जितना बाकी के केसेस में कर सकता है। ठीक है, चलो अब कुछ समझते हैं उस बारे में कि जो इम्पोर्टेंट एरिया है पर्टिकुलरली इस एसए के बारे में बोलूँ तो अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला कि मैं सोच रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस ले लेनी चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है ना मैनेजमेंट आप पर कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करने की कोशिश करे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करे, आपको मना कर दे नहीं इसके लिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फलाना कुछ भी रीजंस दे दिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो मैनेजमेंट रीजंस दे रही है वो सही रीजंस भी हैं या नहीं, वैलिड हैं भी नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को कि क्या वो जो रीजंस दे रही हैं इस चीज़ के लिए कि हमें एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस नहीं लेनी चाहिए, क्या वो वैलिड रीजंस भी हैं। अगर ऑडिटर को लगता है कि जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, हम उस पर मान सकते हैं कि रीजनेबल है, उस केस में मैं क्या करूँगी, मुझे तो कन्फर्मेशन लेनी है, मुझे तो चेक करना है, तो मैं दूसरे तरीके के रास्ता ढूंढूंगी, कुछ दूसरा रास्ता ढूंढूंगी जिसके थ्रू भी मैं अपने एविडेंसेस को कलेक्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स को, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूँगी जिससे कि मुझे एविडेंसेस क्या हो जाए, मिल जाए। लेकिन अगर मुझे लगा जो रीजंस दे रही है मैनेजमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, उस केस में क्या करोगे, सबसे पहले तो TCWG के पास जाओगे, ऐसे 260 के हिसाब से जो हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन विद द TCWG। दूसरा देखोगे कि इस पर्टिकुलर रिफ्यूज़ल की वजह से जो कि सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, इसका मेरी ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर इस चीज़ का इफेक्ट सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैनेजमेंट ने कुछ कहा ही नहीं, मैनेजमेंट ने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया होगा, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई होगी, डिसाइड किया होगा कि कौन से टाइप की कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए और फिर हमने भेज दिया होगा। अब इस केस में दो चीज़ हो सकती हैं, थर्ड पार्टी ने आपको रिप्लाई भी किया हो सकता है और थर्ड पार्टी ने रिप्लाई ना किया, ऐसा भी हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी से आपको रिप्लाई नहीं आया, क्या करना पड़ेगा, आपको तो चाहिए ना एविडेंसेस, तो आपको दूसरे तरीके के प्रोसीजर्स, दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, परफॉर्म करने पड़ेंगे कुछ और प्रोसीजर्स जिसकी वजह से आप एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाओ। लेकिन अगर ऑडिट एविडेंसेस नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, SA 705 के हिसाब से यू विल हैव टू मॉडिफाई योर रिपोर्ट। Why? Because you are unable to obtain the audit evidences and you have not received the confirmation also. You have not received the reply, you are not able to obtain the audit evidences from the alternative procedures. So अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा है, अपनी रिपोर्ट को, अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करने का ही ऑप्शन बचा है।
लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी और वहाँ से आपके पास रिप्लाई भी आया है, अब रिप्लाई आने के बाद भी 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन हो सकती है कि जो रिप्लाई आया वो रिलायबल नहीं है, रिप्लाई में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आपने जो एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं उससे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है कि जो आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई थी उसमें आपने एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस लिख के भेजा था और उस अकाउंट बैलेंस से कंफर्म नहीं कर रही है आपकी थर्ड पार्टी, वो कह रही नहीं इन्फॉर्मेशन गलत है, या ये हो सकता है कंफर्म कर दे। जब कंफर्म कर दे कि हाँ यही इन्फॉर्मेशन है तो मैं क्या मान लूँगी, उसको अपना ऑडिट एविडेंस मान लूँगी, क्योंकि इसकी बुक्स में भी वही आ रहा है और सामने थर्ड पार्टी की बुक्स में भी यही आ रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी ओपिनियन अनमॉडिफाइड रहेगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से। लेकिन थर्ड पार्टी ने बोला नहीं ये इन्फॉर्मेशन मेरी बुक्स के हिसाब से सही नहीं है, मैं देखूंगी कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट की वजह से तो ये नहीं हो रहा, कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रही है, कोई एरर फ्रॉड की वजह से मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रही है, मैं चेक करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई, उसमें मैंने लिखा 1 लाख रुपए का बैलेंस, 1 लाख रुपए का बैलेंस मैंने लिख के दिया, लेकिन जो थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी ने लिख के दिया नहीं 2 लाख का बैलेंस है। इस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये बैलेंस रिकनसाइल नहीं हो रहा। हो सकता है कुछ तो रिकनसिलेशन का हो, चेक्स डिपॉजिट करे नहीं उनको मिले, उस वजह से उनकी बुक्स में अभी भी बैलेंस खड़ा हुआ है, हमने अपनी बुक्स में एंट्री डाल दी, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिकनसिलेशन बनाओ कि रिकनसिलेशन बनाने के बाद तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वेल एंड गुड, सब कुछ सही है। रिकनसिलेशन बनाने के बाद भी अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका रीज़न क्या होगा, मिस स्टेटमेंट। अब मुझे मिस स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा वेदर द मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल और नॉट। मटीरियलिटी चेक करनी पड़ेगी SA 450 के हिसाब से, करेक्ट है, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि जो रिप्लाई आया वो आपको ना सही नहीं लग रहा, मतलब आप चाहकर भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इस केस में क्या होगा, आप चेक करोगे कि दूसरे तरीके से, आप दूसरे रास्ते पे पहुंच जाओ, दूसरे तरीके से एविडेंसेस ऑब्टेन करने की कोशिश करो, देखो कि क्या एविडेंसेस मैच हो रहे हैं या नहीं, उससे आपको ईजी हो जाएगा डिसाइड करने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिप्लाई ही रिलायबल नहीं है तो उस केस में आप देखो कि आपकी ओपिनियन पर इसका क्या असर आ सकता है और आपको क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर केस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐसे, कि अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट से बोला एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के बारे में कि मुझे लग रहा है मुझे इन चीज़ों के लिए एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना चाहिए, तो मैनेजमेंट का पहले क्या उस पर रिएक्शन है, दैट यू नीड टू सी। उस रिएक्शन के बेसिस पर यू फर्दर डिसाइड कि आपको क्या करना है आगे, क्या आगे करोगे। उसके बाद भी देयर आर फर्दर सब पार्ट्स टू इट कि उस पर क्या रिस्पॉन्स आने वाला है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से या नहीं। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डिसाइड एज एन ऑडिटर, ठीक है। सो ये कुछ थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया था अबाउट दिस पर्टिकुलर ऐसे। लेट्स डू इट फ्रॉम द नोट्स ऑल्सो। SA 505 external confirmations. First of all, there is the definition: audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party. Remember these keywords. Why? Because अगर आपने एक भी कीवर्ड मिस किया तो आपने डेफिनेशन का थोड़ा सा ना गड़बड़ कर दोगे। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का समझना कि आपको एज एन ऑडिटर क्या मिल रहा है, ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। ऑडिट एविडेंस कैसे बन रहा है, कोई एक डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ऑडिटर को। किससे मिल रहा है, थर्ड पार्टी से मिल रहा है। इंटरनली कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज नॉट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, राइट। किस तरीके से मिल सकता है, पेपर फॉर्म में मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल सकता है, या किसी भी तरह से मिल सकता है। कितने टाइप्स की कन्फर्मेशन हो सकती है, फर्स्ट इज द पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, सेकंड इज द नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। व्हेन आई से द पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जो कन्फर्मिंग पार्टी है, जो रिस्पॉन्डिंग पार्टी है, वो ऑडिटर को डायरेक्टली बताएगी इवन इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, इवन इन द केस ऑफ अग्रीमेंट। दोनों ही केसेस में, चाहे अग्री कर रही हो उस बात से, चाहे डिसअग्री कर रही हो उस इन्फॉर्मेशन से जो मैंने कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर लिखकर भेजी है, द कन्फर्मिंग पार्टी इज गोइंग टू रिप्लाई मी 100%। तो इस केस में आई कैन से देयर विल बी 100% रिस्पॉन्स। नहीं आएगा रिस्पॉन्स तो मतलब कुछ गड़बड़ है, सामने वाली पार्टी ने या तो लेटर नहीं पढ़ा है, या वो रिस्पॉन्ड करने में वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, या वो चाह नहीं रही है, इंटरेस्टेड नहीं है, या उसको उसके बारे में पता नहीं है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो आई विल डेफिनेटली अप्लाई माई अदर प्रोसीजर्स। लेकिन इस केस में क्या होता है, नेगेटिव के केस में द कन्फर्मिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड ओनली इफ
इट डिसअग्रीज विद द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। तो अगर अग्री कर रही होगी तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं करेगी हमें। तो इस केस में देयर इज 50% चांस कि हमें मिल जाए, हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा, 50% चांस है नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने लोग डिसअग्री करेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके अच्छा, व्हाट आर द एरियाज वेयर द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड? तो बैंक बैलेंस के केस में, accounts receivable, accounts payable, stock lying with the third parties, property title deeds held by the third parties, investments purchased but delivery not taken, तो उसकी वजह से आपको फिजिकली मिलेगी नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो है या नहीं। loan from the lenders, terms of agreement or the transactions with the third parties, these are some of the areas where the external confirmations may be obtained. Next, what are the implications of positive and negative requests? So if I say the positive request implications, so you have to see, you have to consider them as the sufficient and appropriate audit evidences on the basis of which the auditor can draw his conclusion, forming basis for the opinion. क्योंकि हर केस में ही आपके पास रिस्पॉन्स आने वाला है। लेकिन नेगेटिव कन्फर्मेशन की बात करें तो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में इट इज़ लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस एज कम्पेयर टू दी पॉजिटिव रिक्वेस्ट, क्योंकि आप इसमें सीधा सीधा नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों ने तो रिस्पांस दिया ना हो, काफ़ियों को मिला ही ना हो लेटर, काफ़ी लोगों ने रिस्पांस किया ही ना हो, जिसकी वजह से मुझे अभी तक लेटर नहीं मिला, इवन दो द इन्फॉर्मेशन वाज रॉन्ग। लेकिन मैं क्या अज्यूम कर लूँगी कि इन्फॉर्मेशन सही थी, वो अग्री कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट। सो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ लेस परसुएसिव एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव रिक्वेस्ट। इसीलिए हमें इसको लिमिटेड वे में यूज़ करना होता है। Now, when the below mentioned conditions are satisfied, the auditor may use. It is not compulsory. Auditor को लगता है तो negative confirmation request in particular scenarios में use कर सकता है। First, risk of material misstatements बहुत लो है। रिस्क कम है तो नहीं भी हुआ तो गड़बड़ हो, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है कि अगर गड़बड़ हुई भी तो चांसेस बहुत कम है गड़बड़ होने की, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड चांसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट आर लो, मतलब डिसअग्री करने के चांसेस कम है, मतलब रिक्वेस्ट का रिस्पांस आने के चांसेस ज़्यादा है। दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं हो गए? आई होप आपको समझ आ रहा है। डिसअग्री करते हैं नेगेटिव रिक्वेस्ट के केस में तभी रिस्पांस आता है, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि डिसअग्रीमेंट के चांसेस कम हैं तो मतलब रिस्पांस आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है डेविएशंस, जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिख कर दी है उससे डेविएट कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं। ऑडिटर इज अनअवेयर ऑफ एनी ऑफ द सिचुएशंस और द सर्कमस्टांसेस दैट थर्ड पार्टी विल डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। ऑडिटर को नहीं पता कि थर्ड पार्टी इस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगी, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उसको लगता है रिस्पॉन्स करेगी उस केस में, या उसको लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर रिप्लाई ना करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस ऑफ स्मॉलर अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन, कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत होमोजेनियस है, एक जैसी हैं, लेकिन छोटे अमाउंट है, 10 रुपये 5 रुपये पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है, बहुत ज़्यादा। उस केस में आप नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ले सकते हो, क्योंकि अमाउंट छोटा है, होमोजेनियस है नो डाउट, लेकिन अमाउंट छोटा है, तो उस केस में भी आप नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट की तरफ जा सकते हो। तो एक बार इसको आप देख सकते हो। नेगेटिव के केस में इट इज लेस पर्सुएसिव as compared to the positive confirmation request, it has to be used limited way में, and in cases में you can use जब आपको risk of material misstatements कम लग रहे हैं, या फिर expected chances of disagreement भी कम लग रहे हैं, या फिर auditor unaware है about the situations or circumstances that the third party will disregard the request. Population comprises of a large number of homogeneous transactions of smaller amount with respect to account balance or transaction as the case may be. Okay. Next, what is the procedure to be followed to collect the external confirmation request? क्या करेगा? सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना किस पर्टिकुलर एरिया में आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने का सोच रहे हो। सबसे पहले you'll have to decide which account balance needs to be confirmed, what transaction to be confirmed, what are the terms of agreement to be confirmed, क्या elements है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब मुझे देखना है मुझे किससे कंफर्मेशन लेनी है। अब जिससे कंफर्मेशन लेनी है क्या वो पर्सन नॉलेजेबल है, क्या वो इस चीज़ का रिस्पांस देगा,
क्या उसको इसके बारे में पता है, ये सब चीज़ें मुझे कंसिडर करनी पड़ेंगी। क्या उस बंदे का नेचर ऐसा तो नहीं है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने में। तो अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर मुझे नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर मैं हो सकता है सोचूं कि वो अग्री कर रहा है इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू थिंक अबाउट दोज एरियाज, आई नीड टू डिटर्मिन कि किस एरिया के लिए मुझे कन्फर्मेशन लेनी है। सेकेंडली आई विल नीड टू चेक कि जिससे लेनी है वो कितना नॉलेजेबल है, उसको कितनी नॉलेज है। तीसरा, मुझे कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, तभी तो भेजूंगी, तो मुझे बनानी पड़ेगी, उसको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इस इन्फॉर्मेशन को आप डायरेक्टली ऑडिटर को ही वापस भेजोगे, ठीक है। तो आपको रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी भेजनी पड़ेगी, कैसे रिटर्न करना है, किसको करना है। फिर चौथा पॉइंट क्या होगा, बना ली रिक्वेस्ट, अब भेज दो ना। आप भेजोगे रिक्वेस्ट तो उसके अंदर आपको ये नहीं कि भेज कर एक बार ही छोड़ दिया, आपको फॉलोअप एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, पूछना भी पड़ेगा। अगर कोई रिस्पांस नहीं आता तो आपके लिए आपको बार बार कंफर्मिंग पार्टी से पूछना पड़ेगा कि आप कब तक रिस्पॉन्ड कर दोगे इन केस यू हैव स्टिल नॉट गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी इवन आफ्टर सो मेनी डेज। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा एरिया किस मैटर के लिए यू हैव टू डिटर्मिन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटर्मिन द मैटर जिसके लिए आपको एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना है। सेकेंडली यू हैव टू सिलेक्ट किस पार्टी को कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है, उसको इस बारे में नॉलेज है या नहीं। थर्डली यू विल डिजाइन द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एंड फोर्थली यू विल सेंड इट एंड यू विल टेक द फॉलोअप रिक्वेस्ट ऑल्सो। ओके, दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, आप बाद में इसको रेफर कर सकते हो। Next, this is important, special situations. Now, the auditor asks the management for the external confirmation. ये मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ करते वक्त एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं साथ साथ आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी because this is really important. Auditor asks the management for the external confirmation. Management can respond in two ways. First of all, management can either refuse or management may either allow the auditor also. So, if the management refuses that no, don't take the external confirmation, so in that case the auditor will inquire क्यों नहीं करना, क्यों मना कर रहे हो आप, पूछो उनसे, देखो कि क्या रीजंस वो आपको दे रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, देखोगे कि कितनी वैलिड हैं वो रीजंस जो उन्होंने दिए हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करोगे उनकी रीजंस की वैलिडिटी के ऊपर। यू चेक कि उनका जो रिफ्यूज़ल है कितना रीजनेबल है। वंस यू सी दिस, यू हैव टू सी कि रीजंस आपको जो उन्होंने दिए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है तो कुछ नहीं है भाई, दूसरे रास्ते पे पहुंच जाओ, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा लो और उसके हिसाब से ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लो। बट इफ यू फाइंड द रीजंस टू बी नॉन सेटिस्फैक्ट्री, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू कम्युनिकेट दिस पर्टिकुलर मैटर टू द TCWG दैट लिमिटेशंस आर बीइंग इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। ओके, you will evaluate the effect on the audit and audit opinion as well. Okay, now let's take the other case also. If the management allows the auditor to take the external confirmation, so auditor will do what? Auditor will perform the procedures जिससे कि वो confirmation करे, ले जो हमने ऊपर पढ़े थे ना प्रोसीजर्स, यप करेगा, प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद वेट करेगा, जैसे ही थर्ड पार्टी का रिप्लाई आएगा उस पर काम करेगा। बट दो सिचुएशंस हो सकती है, थर्ड पार्टी रिप्लाई कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर थर्ड पार्टी ने रिप्लाई कर दिया तो बहुत बढ़िया, अगर थर्ड पार्टी रिप्लाई कर देती है तो मेरे पास फिर से 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली की थर्ड पार्टी की जो है उसने इन्फॉर्मेशन के साथ अग्री किया है जो मैंने रिक्वेस्ट में लिखकर भेजी थी। दूसरा, थर्ड पार्टी डिसअग्री कर सकती है उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो मैंने रिक्वेस्ट में लेके भेजी थी। या फिर ऐसा हो सकता है जो रिप्लाई आया है वो मुझे रिलायबल नहीं लग रहा है, रिप्लाई जो है वो डाउटफुल लग रहा है। इन दैट केस ऑल्सो आई नीड टू सी। फर्स्ट केस देखते हैं, अगर थर्ड पार्टी अग्री करती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये ऑडिट एविडेंस बन गया क्योंकि दोनों जगह सेम चीज़ें आ रही है, मेरी ओपिनियन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनमॉडिफाइड रहेगी। सेकेंडली, लेकिन अगर थर्ड पार्टी ने डिसअग्री किया है तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस तो नहीं है। मिस स्टेटमेंट के चांसेस चेक करने पड़ेंगे कि मिस स्टेटमेंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में या कोई रिकंसिलेशन डिफरेंस है। सो फॉर दैट यू कैन चेक दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड सेंट अ पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर अ बैलेंस कन्फर्मेशन विच वॉज अमाउंटिंग टू ₹10 lakhs. Okay, but the third party replied to me and said no, it is 4 lakh. I will check what is the reason behind this difference. 6 lakhs का डिफरेंस क्यों है? I will check क्या ऐसा तो नहीं है कोई चेक रिसीव हुआ लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ था, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है दोनों की बुक्स में। क्या ऐसा तो नहीं है कोई डेबिट नोट्स इशू हुए थे जिसका इफेक्ट नहीं लिया गया है, उस वजह से डिफरेंस आ रहा है। या फिर सब कुछ करने के बाद लास्ट में आई विल चेक कि मुझे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसका कोई रीजन नहीं मिल रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मिस स्टेटमेंट। सो आई विल कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस मिस स्टेटमेंट एंड आई विल चेक एज पर SA 450 हाउ मच मटीरियल इट इज। Okay, this is this point. Now
थर्ड केस हो सकता है रिप्लाई रिसीव्ड इज नॉट रिलायबल, तो अब रिलायबल नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसका मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मुझे दूसरे प्रोसीजर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अपने ऑडिट ओपिनियन पर इम्पैक्ट देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर रिप्लाई जो मिला है वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, आपने दूसरे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे उसके साथ उसको कंपेयर किया तो यू गॉट टू नो कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे कि वाई देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज टू सोर्सेज, यू चेक कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। ओके, नेक्स्ट। नाउ आपने पूरे प्रोसीजर्स अप्लाई करे, आपने रिक्वेस्ट अच्छे से बना कर दी, लेकिन आपके पास रिप्लाई ही नहीं आया। अब आपके पास अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे। भाई रिप्लाई नहीं आया तो आपको दूसरे रास्ते तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने ही हैं, ओपिनियन देनी है ना, तो ऑडिट एविडेंसेस तो ऑब्टेन करनी है, तो दूसरे रास्ते पे जाओ, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की कोशिश करो। ऑडिट एविडेंसेस अगर अनअवेलेबल हो जाते हैं क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। जब कुछ रास्ता ही नहीं बचा, रिप्लाई दिया नहीं है और अदर ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस मिल नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा रिपोर्ट को। तो मॉडिफिकेशन विल बी एज पर SA 705। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एसे। काफ़ी ईजी एसे था, मुझे नहीं लगता इस चार्ट को देख के घबरा मत जाना है, काफ़ी बड़ा सा चार्ट है बट बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार ही समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, नहीं समझ आया तो आप इस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी ये पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दिया था और अभी हमने फिर से कर लिया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एसे, आई होप यू एंजॉयड इट। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो आप इसको फटाफट से कवर अप कर सकते हो और बिल्कुल टेक्निकल भी नहीं है, ईजी सा एसे है, मीनिंग पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, दैट्स ऑल। इसमें तो कुछ याद करने वाले पॉइंट्स भी नहीं है, बहुत ईजी सा है ना। सो यही था इस पूरे एसे के अंदर एंड वी हैव कवर्ड इट, लेट्स क्विकली रिवाइज इट। सो याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो SA 505 को क्विकली रिवाइज करते हैं। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की डेफिनेशन है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज द डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स to the auditor from the third party, which is also known as the confirming party, in paper form or by electronic or by other media. There are two types of external confirmations. First is the positive and second one is the negative. Positive के केस में there will be 100% response from the third parties in case of agreement also and in case of disagreement also. But in case of negative confirmation request, only the disagreement के केस में there will be a response from the third party. That is the reason why negative confirmation request is less persuasive and to be used in a limited way. What are the situations where the auditor might think of using the negative request? First one, the risk of material misstatement is low. The expected chances of disagreement are low. The auditor is unaware of the situation or the circumstances from the third party, that the third party will disregard the request. Fourth, population comprises of a large number of homogeneous transactions of smaller amounts. Account balance भी हो सकता है, transaction भी हो सकती है, right? लेकिन in case of positive confirmation request, it directly becomes the sufficient and appropriate audit evidence for the auditor. Okay. Now, what are the areas where the external confirmation may be obtained? You can take external confirmation in case of bank balance, accounts receivable, accounts payable. Now, stocks lying with the third parties, the property title deed held by the third parties, investments purchased but delivery not taken, loan from lenders, terms of agreements or the transactions with the third parties. In these cases, you might take the external confirmations. Now, what is the procedure the auditor needs to follow for collecting the electronic external confirmation? Four steps हैं. First of all, the auditor needs to determine what information needs to be confirmed or requested. Okay. Secondly, he has to select the appropriate confirming party and needs to determine whether that particular appropriate confirming party has the knowledge about the subject matter, whether knowledgeable about the information. Okay. Thirdly, he will have to design the confirmation request. It is to be properly addressed and also the return information. Now, who has to whom the information has to be returned must be mentioned clearly, and it should be mentioned that it has to be returned to the auditor directly. Okay. After you have designed the confirmation request, you will send it
and sending includes the follow-up request also. If you do not receive the response within a particular period of time, you have to follow up also about the same. Okay. Now, special situations, the auditor asks the management for external confirmation. The management can do two things. First of all, the management might refuse, or the management might allow the auditor. So if the management refuses, the auditor needs to inquire the reasons for the same, and he has to collect the evidences as to the validity and reasonableness of the refusal. If the auditor finds the reasons to be satisfactory, he has to just perform the alternate audit procedures to obtain the sufficient and appropriate audit evidences. But he is unsatisfied or not satisfied with the reasons given by the management, he will communicate this with the TCWG as per SA 260 and will evaluate the effect on the audit and audit opinion. Okay. Also, there can be some other response from the management. The management may allow the auditor as well. So in that particular case, auditor will perform the procedure, like he has to determine what matter needs to be confirmed, from whom it is to be confirmed. He will design the confirmation request and send it. So after doing this particular procedure, the auditor will wait. The auditor might receive a reply from the third party. The auditor might not receive a reply from the third party. In case the auditor receives the reply from the third party, there can be again 4 situations. First one, the third party has agreed to the information asked for or mentioned in the confirmation request, or the third party disagrees with the information, or the reply received by the auditor is not reliable, or the reply received is doubtful. These can be the situations. In the first case, when the third party agrees with the information, it is very good. Take it as the audit evidence and you will have the unmodified opinion in that particular case. But if the third party disagrees with the information being provided by the auditor in the confirmation request, then the auditor needs to investigate to identify the instances of misstatement. For this, you can recall the example which I have mentioned in the notes. Okay. Thirdly, the reply received might not be reliable. So in this case, the auditor needs to evaluate its impact on the audit procedures and the audit opinion. If the reply received is doubtful, then the auditor needs to compare the reply with the other evidences to resolve the doubt. Okay. Now, there can be one situation where the management allows the auditor and the auditor has sent the confirmation request but has not received any reply from the third party. In this case, what the auditor will do, the auditor will perform the alternative procedure so as to collect the audit evidences. But if the audit evidences are unavailable, the reply has not been received, and the audit evidences are also unavailable, in this case there is no choice available with the auditor. The auditor will have to modify the opinion as per SA 705. Okay. So this is all about this essay. SA 505 external confirmations. I hope you liked this. If you did, don't forget to give a big thumbs up and share it with a friend so that they can also get the benefit of these videos, and you can revise these essays series in a quick way and a lot of times also. So that's all for today. Thank you so much for watching. If you are new here, don't forget to subscribe to the channel. So yeah, that's all for today. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.